हेलो फ्रेंड्स, मैं अजय वीर सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस सर्वोत्तम परिवार में। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारी एक सीरीज चल रही है जो कि क्लाइमेटोलॉजी से संबंधित है। और क्लाइमेटोलॉजी में हमने देखा था कि हम मेजर क्लाइमेटिक जोन्स देख रहे थे। तो मेजर क्लाइमेटिक जोन्स में हमने इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट डिस्कस किया था। और इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट को डिस्कस आप देखिएगा, लास्ट वीडियोस में जाके देखिए, उसमें आपको इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट मिलेगा। और आज हम जो क्लाइमेटिक बेल्ट या जोन डिस्कस करने वाले हैं वो उन 11 सब क्लाइमेटिक जोन्स में से दूसरे नंबर का जोन है, जिसको हम सवाना टाइप ऑफ क्लाइमेट के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलो आइए देखिए। तो सवाना टाइप ऑफ क्लाइमेट को डिस्कस करने से पहले हम इस टॉपिक को उसी तरह से वाइंड अप करेंगे जैसे कि हमने इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट से किया था। ठीक है दोस्तों, इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट को मैंने लगभग 5 भागों में बांटा था। एक तो पूरा नेचुरल इक्वेटोरियल रीजन, फिर उसका क्लाइमेटिक कंडीशन, फिर फॉरेस्ट, सॉइल, ठीक है, और बायोम। तो क्लाइमेटिक कंडीशन, फॉरेस्ट, सॉइल और बायोम, 4 ये हो गए। और पूरा बेस को मैंने पकड़ा था नेचुरल। जब आप चारों को मिला करके एक्सप्लेन करें तो नेचुरल इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट कवर अप हो जाएगा। इसी तरह से आपके 5 प्रश्न वहां से प्रमुख परीक्षा के बने, मुख्य परीक्षा के लिए बन गए। ऑप्शनल में ये आएंगे, आ सकते हैं इस तरह से, तो 5 प्रश्न वहां बने। ठीक, और इसी प्रकार से प्री पर भी इक्वेटोरियल टाइप से 5 प्रश्न बनने की संभावना रहती है। वो 5 प्रश्न मैंने वो आपको सब बता दिए। शब्दों में लिख दीजिए तो मेंस हो गया, और उसको उस फेनोमेना को पकड़ करके पीटी में रख दीजिए, 4 ऑप्शन लगा दीजिए, तो क्या हो गया, वो प्री हो गया। इसी तरह से हम अपने सवाना टाइप ऑफ क्लाइमेट को भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देर ना करते हुए आइए शुरू करते हैं सवाना टाइप ऑफ क्लाइमेट। तो सवाना टाइप ऑफ क्लाइमेट को डिस्कस करने से पहले हम क्या पढ़ना है, ज्योग्राफी में एक क्या क्लाइमेटोलॉजी का ये भाग। तो क्लाइमेटोलॉजी के तहत क्या क्लाइमेटिक जोन्स, और क्लाइमेटिक जोन्स में भी हम कौन सा टाइप, सवाना टाइप को डिस्कस कर रहे हैं। तो सवाना टाइप को जो हम डिस्कस कर रहे हैं, तो याद रखिएगा कि आप क्या हैं, आप इस भूगोल को तैयार कर रहे हैं या तो प्री के उद्देश्य से, या मुख्य परीक्षा के उद्देश्य से, या आप देखें नेट के लिए आप तैयार कर रहे हैं तो नेट में भी आप देखें तो वो ऑब्जेक्टिव रहता है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर आप बनना चाहते हैं इंटर कॉलेज में तो भी वहां पर आपको ऑब्जेक्टिव मिलेगा। सामाजिक अध्ययन पर आप भूगोल तैयार कर रहे हैं तो वहां पर भी प्रश्न आपको ऑब्जेक्टिव मिलेंगे, है ना। आप एसएससी का पेपर देना चाहते हैं तो वहां पर भी आपको ऑब्जेक्टिव मिलेगा। आप किसी स्टेट पीसीएस पर फोकस कर रहे हैं तो वहां भी प्री पे जाइए तो ऑब्जेक्टिव मिलेगा। मीन्स में तो अब आप देख ही रहे हैं कि लगभग मैं ज़्यादा क्लियर नहीं, फिलहाल अभी यूपी में तो ये खत्म ही कर दिया गया है ऑप्शनल। तो अगर जिन स्टेट्स में अभी भी ऑप्शनल होगा तो आप देख लीजिएगा उसको, तो उनके लिए तो वहाँ ऑप्शनल लिखित रूप से भी ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है टॉपिक। फिर आप देखें जीएस में, जनरल स्टडीज में, यहां से प्रश्न आपको किसी भी परीक्षा में देखने को मिल सकता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो गया। आइए देखते हैं, इसको शुरू करते हैं। ठीक है, तो वैसे ही जैसे इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट को क्लासिफाई किया था वैसे ही सवाना को क्लासिफाई करेंगे क्वेश्चंस में। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। तो जब भी
कोई भी क्लाइमेटिक जोन का हम कोई सब बेल्ट को डिस्कस करें या सब क्लाइमेटिक बेल्ट को हम डिस्कस करें तो हम क्या देखेंगे, वहां पर हम देखेंगे स्टार्टिंग कहां से करनी है। तो सबसे पहले आप लोकेशन देंगे उसकी, ठीक। तो लोकेशन देंगे, सबसे पहले लोकेशन। हो सकता है कि पहला क्वेश्चन ही लोकेशन पे हो वहां की, ठीक। और मेंस के आंसर राइटिंग में भी फर्स्ट पैराग्राफ में आपको ये लोकेशन बतानी है, ठीक। तो लोकेशन कितने प्रकार की होती है, एक एस्ट्रोनॉमिकल लोकेशन होती है और दूसरी ज्योग्राफिकल लोकेशन होती है। एस्ट्रोनॉमिकल लोकेशन में हम लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूडनल उसका जितना भी एक्सपेंशन होता है उस बेल्ट का, उस क्षेत्र का, उसको बताते हैं। और ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन में हम क्या बताते हैं, उसकी एटलस पर पोजीशन क्या है, या कौन कौन सी कंट्रीज से होता हुआ वो अक्षांश या देशांतर गुजर रहा है। तो वो कौन कौन सी कंट्रीज हैं या कौन कौन सी स्टेट से होकर गुजर रहा है। तो ये ज्योग्राफिकल हो गया लोकेशन, ठीक है। तो एटलस पर उसको देखना है आपको। तो एस्ट्रोनॉमिकल और ज्योग्राफिकल उसका इंट्रोडक्शन दिया, तो आपका पहला पैराग्राफ तैयार, आधारशिला आपकी मजबूत हो गई। जो भी कॉपी जांचेगा आपका सबसे पहले लोकेशन देखेगा और आपका बेड़ा पार कि हाँ जब लोकेशन बताती है तो यानी आगे की कहानी इसने अच्छी ही लिखी है, ठीक ही लिखी होगी। क्लियर। तो लोकेशन बता दी। तो पहला क्वेश्चन तो यही हो सकता है, सिर्फ लोकेशन पे पूछ दे प्री में या मेंस में, आपसे सिर्फ लोकेशन के लिए एक्सप्लेन करने के लिए बोलना। क्लियर। आई तो इस तरह से बताएंगे। तो एस्ट्रोनॉमिकल लोकेशन क्या होगी इसकी, इक्वेटर से आप देखिए, इक्वेटर पर 10 to 10 क्या था, इक्वेटोरियल क्लाइमेट था 10 to 10, और 10 डिग्री नॉर्थ से 20 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ से 20 डिग्री साउथ, यानी ये बेल्ट 10 डिग्री नॉर्थ से 20 डिग्री साउथ का क्षेत्र और 10 डिग्री साउथ से 20 डिग्री साउथ के बीच का क्षेत्र, ये जो 10-10 डिग्री दोनों तरफ हम एक्सटेंड हुए हैं, ये आप देखेंगे ये सॉलिड सवाना टाइप ऑफ क्लाइमेट का जोन कहलाता है, सॉलिड, ठीक। तो ये जो हमने क्या देखी, ये जो हमने इसका लैटिट्यूडनल एक्सपेंशन देखा, तो लैटिट्यूडनल एक्सपेंशन ही इसका क्या हुआ, यही चीज इसकी क्या हुई, क्या कहलाई, यही कहलाई इसकी एस्ट्रोनॉमिकल या लॉन्गिट्यूडनल इसका लोकेशन कह रहा है। और देखिए कि जब, थैंक यू, नहीं कोई बात नहीं, इतना तो चलता है। अब देखो इसमें, देखो आप आगे कि हमने एस्ट्रोनॉमिकल को देख लिया, अब ज्योग्राफिकल देखिए। ज्योग्राफिकल में आप देखेंगे कि ये 10 और 20 की ये जो पट्टी है उत्तरी गोलार्ध में, और 10 और 20 की जो ये पट्टी दक्षिणी गोलार्ध में है, ठीक है, ये कहां कहां से होके गुजर रही है ये आपको देखना है। तो इसका एटलस पर आपको क्या दिखाना, तो आपको ये बता देना ये चीज, इसमें आप अपना एटलस खोलिए और एटलस खोल करके आप क्या पाएंगे, आप ये देखेंगे कि जो इक्वेटोरियल क्लाइमेट था हमारा, इक्वेटोरियल क्लाइमेट जो है वो जो माउथ ऑफ अमेज़न है उसके आसपास का क्षेत्र, उसके आसपास के क्षेत्र, क्योंकि उसके पीछे तो देखिए एंडीज है, वो माउंटेनियस हो गया, उनके ऊपर तो माउंटेन क्लाइमेट होगा, तो बस उसके पास का क्षेत्र। इधर आ जाइए तो आप देखेंगे बेसिन किसका, ये जो आपका दक्षिणी अमेरिका है, वो सॉरी क्या कहते हैं, ये जो आपका अफ्रीका है, तो आप देखें तो ये चीज जो है आपका यहाँ ये क्षेत्र,
इस क्षेत्र में अगर आप देखें तो बिल्कुल कॉन्गो का जो बेसिन है, तो कॉन्गो बेसिन जो अगर आप देखें तो कॉन्गो के बेसिन का जो रीजन है, इस रीजन में ही आपको क्या मिलेगा, आपको इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट मिलेगा। क्यों? यहाँ के ऊपर क्या है, यहाँ के ऊपर आप देखेंगे कि इवेपोरेशन और क्या कहते हैं आपका इवेपोट्रांसपिरेशन, ये दोनों प्रोसेसेस जो है, ये दोनों प्रोसेस क्या काम करते हैं, ये वहां पर अधिक है क्योंकि पर्याप्त वहां पर वाटर बॉडीज है। ठीक, और पर्याप्त वाटर बॉडीज होने की वजह से यहां से इवेपोट्रांसपिरेशन और इवेपोरेशन, ये दोनों प्रोसेसेस के माध्यम से क्या होता है, इन क्षेत्रों से, या आप ये देखें इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा, यहां से इवेपोरेटेड मटेरियल जो ये ऊपर उठ के आता है, ये ज्यादा मात्रा में होता है। पर जैसे ही आप इनसे थोड़ा सा बाहर निकलेंगे और या थोड़ा दक्षिण की तरफ बढ़ेंगे, तो आप पाएंगे कि ये जो इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट है, इसमें थोड़ा सा हिरास होता हुआ देखेंगे, इसमें थोड़ी शुष्कता होते हुए देखेंगे, तापमान और बढ़ते हुए देखेंगे, समझ रहे हैं आप? और आप देखेंगे टेम्परेचर है, प्रेशर है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, रेन है, इसका नेचर कैसा देखेंगे, चेंजेबल होता हुआ देखेंगे। ठीक है, तो चेंजेबल क्यों है, सन्स पोजीशन की वजह से वो चेंजेबल होता है। ठीक है, तो कभी क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे परपेंडिकुलर होगा सन, तो कभी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे परपेंडिकुलर होगा। तो जहां पर वो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, वहां पर क्या होगा, गर्मी ज्यादा, इंसुलेशन ज्यादा, टेम्परेचर ज्यादा। टेम्परेचर ज्यादा तो क्या आप पाएंगे, आप देख लीजिए वहां पर प्रेशर कैसे हो जाएंगे लो, अब प्रेशर लो हो जाएंगे, फिर आप कंडीशन अपने हिसाब से लगा सकते हैं। जब प्रेशर लो होगा, टेम्परेचर अधिक होगा, तो RH कैसा होगा, RH कम हो जाएगा। क्लियर? तो उस सिचुएशन में जब RH कम होगा तो बारिश होगी नहीं, क्लाउड्स का फॉर्मेशन कम होगा। जब क्लाउड्स का फॉर्मेशन कम, जब बारिश नहीं होगी तो कंडीशन कैसी हो जाएगी, ड्राई। पर उसके जस्ट नीचे अपोजिट 20 डिग्री साउथ पर अगर आप देखें तो फेनोमेना ठीक उल्टा मिलेगा, वहां पे विंटर सीजन मिलेगा, प्रेशर हाई मिलेगा, RH बढ़ी हुई मिलेगी, क्लाउड्स का फॉर्मेशन लगभग मिलेगा, बारिश होती हुई दिखेगी। क्लियर? ठीक है ना? तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। तो इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट बहुत उस बेल्ट में है जरूर, पर उसका क्षेत्र सीमित है। उन क्षेत्रों से जैसे जैसे आप थोड़ा बाहर निकलेंगे तो इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट में जो चेंज होता हुआ आपको दिखेगा, तो वो जो चेंज वही है जो मैंने बोले, वो किस क्लाइमेटिक कंडीशन को सपोर्ट करते हैं, वो सपोर्ट करते हैं सवाना टाइप ऑफ क्लाइमेट। और इस तरह के क्लाइमेटिक कंडीशन 10 डिग्री नॉर्थ से 20 डिग्री नॉर्थ के बीच में इसका मैक्सिमम एक्सटेंट आपको देखने को मिलेगा, और साउथ में 10 डिग्री से 20 डिग्री के बीच में इधर आपको इसका फैलाव देखने को मिलेगा। तो बिल्कुल एग्जैक्ट पूछे तो 10 to 20 ऊपर, 10 to 20 नीचे, और इनके जोन से बाहर जब आप आएंगे, देखिए उनके जोन से बाहर आ रहे हैं, तो ये पूरा जोन देखिए, ये पूरा सवाना टाइप ऑफ क्लाइमेट है। ये जोन देखिए अमेज़न, माउथ ऑफ अमेज़न फॉरेस्ट से बाहर आइए आप थोड़ा सा, तो आप देखें ये क्या है, लगा हुआ क्षेत्र से, ये क्या है, यहाँ पर आप देखिए सवाना टाइप ऑफ क्लाइमेट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। क्लियर हुई बात? चलो, तो इतना आपको ये चीज ध्यान रखनी है। तो ये हमने क्या देखा, हमने लोकेशन में एस्ट्रोनॉमिकल देख लिया और ज्योग्राफिकल में हमने सिचुएशन बाकायदा पिक्चर में बनाकर, स्केच बनाकर ड्रॉ कर दिया। क्लियर हुई बात? समझ में आई? ड्रॉ हो गई। तो एक यहाँ पर और यहाँ पर कितनी से कितने बीच में, 10 to 20, और इधर भी 10 to 20 मैक्सिमम इसका एक्सटेंड आपको देखने को मिलता है। क्लियर? तो दोनों तरह के हमने लोकेशन देख ली। तो लोकेशन से प्रश्न आ जाए प्री पर, तो आप इतना सोच के समझ कर टिक कर दीजिएगा। लिखने को आ जाए तो इस तरह से दोनों लोकेशंस को लिखकर
और इस तरह से इसको यहाँ पर ड्रॉ करके इस पूरे स्केच को ड्रॉ कर दीजिएगा और ये लोकेशन इस तरह से वहां पर लिख दीजिएगा, डिग्री लिख दीजिएगा। तो आपका क्वेश्चन हो गया। अब सवाना सही अगर दूसरा क्वेश्चन आ जाए, अगर क्लाइमेटिक कंडीशंस ऑफ सवाना को एक्सप्लेन करने के लिए आ जाए, चाहे वो लिखित में आ जाए चाहे वो प्री पर आ जाए, सवाना की क्लाइमेटिक कंडीशंस पर, तो क्या देखोगे? तो सबसे पहले तो लोकेशन आपको फिर बता देनी है। उसकी लोकेशन क्या है, एस्ट्रोनॉमिकल और ज्योग्राफिकल दोनों फटाक से बता दी, एक एक लाइन में लिख दिया, उसको शो कर दिया। और ये आपको ये फिगर तो बनाना ही बनाना है जल्दी से, इसीलिए मैं आपको बताता हूँ। पिछले मैंने जो वीडियो में ये बात आपको बताई दी थी कि आपको सब कुछ अपने हाथ से बनाना आना चाहिए, प्रैक्टिस होनी चाहिए आपकी, जिससे कि वहां आपको टाइम ना लगे एग्जामिनेशन हॉल में। तो लोकेशन देख ली, तुरंत लिख दी, उसको ड्रॉ कर दिया फटाफट। इंसोलेशन कैसा होगा, हाई रहेगा, ठीक। अब इंसोलेशन हाई रहेगा, जरा ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, इंसोलेशन हाई रहेगा। इंसोलेशन हाई रहेगा तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़े रहेंगे, ठीक। प्रेशर क्या होगा, प्रेशर कैसा देखने को मिलेगा आपको, आरएच कैसी देखने को मिलेगी आपको, रेनफॉल कैसा होगा, विंड कौन कौन सी चलेगी। अगर आप देखें तो विंड को अगर छोड़ते हैं आप, विंड कौन सी मिलेगी वो अभी हम डिस्कस करेंगे, अभी बात करेंगे आप। तो देखिए इंसोलेशन से रेन तक का ये जो पार्ट है यहां तक, ये सवाना टाइप का में आपको चेंजेबल नेचर की मिलेगी, पर इक्वेटोरियल में ये चेंजेबल नेचर की नहीं होगी। क्यों? 10 से 10 अगर आप दोनों हेमिस्फीयर्स में जब इसको पकड़ेंगे तो आप क्या पाएंगे, एक सीजन, सिर्फ वो भी कौन सा, समर, विंटर नहीं, एक सीजन रहता है वर्ष भर, यानी एक इंसोलेशन, एक टेम्परेचर, ठीक है, एक प्रेशर, एक आरएच, एक तरह का क्लाउड फॉर्मेशन, एक तरह का रेनफॉल, क्लियर। तो 200 सेंटीमीटर पर ईयर एनुअल, क्लियर। टेम्परेचर 30 और 34 के बीच, क्लाउड्स का फॉर्मेशन अधिक, ब्लैंकेट ऑफ क्लाउड ओढ़े रहते हैं, तो क्या होता है आपको पता ही। तो इसीलिए ये कैसा है, ये चेंजेबल है, यहां पर चेंजेबल देखने को मिलता है। और यहां पर क्या था, एक जैसा टेम्परेचर था, टेम्परेचर इंसोलेशन हाई होने के बाद भी उतने टेम्परेचर नहीं बढ़ पा रहे। और यहां पर क्या हो रहा है, टेम्परेचर आप ज्यादा बड़े को देख रहे हैं, बल्कि इसकी तुलना में तो क्या हुआ, आप देखें, अगर आप इसको देखें तो यहां पर टेम्परेचर थोड़े से हाई आपको देखने को मिलेगा, पर यहां पर टेम्परेचर उतने नहीं जाते, पर लगभग आप देखें ये उसी क्षेत्र में ही है, सवाना और इक्वेटोरियल दोनों ट्रॉपिकल रीजन में ही तो है, पर एक में देखिए आप टेम्परेचर 30 और 34, इससे बाहर नहीं, और एक देखिए लगभग 34, 35, 36 तक ऊपर चले जाते हैं सवाना। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? तो उसके पीछे साफ मैंने बताया था पिछले वीडियो में, देखिएगा जाके, कि इस जोन पर क्या क्लाउड्स, ब्लैंकेट ऑफ क्लाउड्स हैं जो कि टेम्परेचर बढ़ने नहीं देते। शॉर्ट वेव्स जो इंसोलेशन आता है, ठीक है, शॉर्ट वेव्स के रूप में उसको क्या कर देता है, ये रिफ्लेक्ट कर देता है, और कुछ बादल की क्वालिटी होती है, तो कुछ एब्जॉर्ब करेगा तो कुछ रिफ्लेक्ट कर देगा, इसीलिए यहाँ पर बीच में टेम्परेचर उतने ज़्यादा नहीं बढ़ पाते, क्लियर। और यहाँ पर टेम्परेचर क्यों उतने ज़्यादा देखे जा रहे हैं, तो इंसोलेशन तो लगभग सेम ही प्राप्त हो रहा है, पर यहाँ पर इतने ये टेम्परेचर क्यों बढ़ रहे हैं, तो ये देखिए, तो स्थिति क्या है, आप देखिए इक्वेटोरियल बेल्ट पर अगर आप देखें तो इंसोलेशन लगभग इक्वेटोरियल बेल्ट पर और सवाना पर एक प्राप्त हो रहा है, पर इक्वेटोरियल बेल्ट पर क्या सिचुएशन है, ब्लैंकेट ऑफ क्लाउड्स प्रेजेंट होता है,
बादल बहुत अधिक मात्रा में होते हैं, बहुत तीनों लेवल का, ए फैमिली, बी फैमिली, सी फैमिली, तीनों फैमिलीज के क्लाउड्स का फॉर्मेशन हो जाता है, बहुत डेंस क्लाउड्स होते हैं। तो क्या होता है, आ ही नहीं पाता, हीट आ ही नहीं पाती इतनी अंदर तक और रिफ्लेक्ट भी हो जाती है। तो इसीलिए यहाँ पर ब्लैंकेट ऑफ क्लाउड्स की वजह से टेम्परेचर क्या करते हैं, उतने बढ़ ही नहीं पाते। क्लियर? और 10 से 20 के बीच में इधर और 10 से 20 के बीच में दक्षिण में क्या होता है, ब्लैंकेट ऑफ क्लाउड क्या है, एब्सेंट है। ठीक है, ये क्या है, ये देखिए आप, ये एब्सेंट लिखा हुआ है, इधर भी देखिए एब्सेंट। अब जब एब्सेंट है तो क्या हुआ, शॉर्ट वेव्स के रूप में जो ये हीट आती है, ये सीधी आती है कहां तक, यहां सरफेस तक। क्लियर? और जाती भी है, तो बेरोक टोक आना जाना यहां पर लगा रहता है। इसीलिए यहां पर क्या है, टेम्परेचर अधिक हो जाते हैं। ठीक, रातों में यहां पर इक्वेटोरियल बेल्ट पर, क्योंकि बादल क्या काम करता है, हीट को आने से तो रोकता है, पर ओपेक भी बन जाता है। वो जब लॉन्ग टेरेस्ट्रियल वेव्स के रूप में, रेडिएशन के रूप में जब ये यहां से हीट जाती है तो उसको रोकता भी है बादल। इसलिए रातें क्या हो जाती है इक्वेटोरियल बेल्ट पर इस सीजन में, यहाँ पे बहुत मॉइस्चर की वजह से। ठीक है, यहाँ कंडीशन बहुत अनबेरेबल हो जाती है, रातें ठंडी नहीं हो पाती, टेम्परेचर गिर ही नहीं पाता, ह्यूमिडिटी और बढ़ती चली जाती है, चिपकन बढ़ती चली जाती है, बॉडी ठंडी नहीं हो पाती। पर यहां पर क्या है, इंसुलेशन खूब अच्छे से सीधी आता है, तापमान खूब बढ़ाता है, और यहां से क्या मिलेगा आपको, यहां से लॉन्ग वेव के रूप में जाता भी मिलेगा। क्लियर? तो ये चीज ध्यान रखिएगा। जब ये ब्लैंकेट ऑफ क्लाउड यहाँ पर क्या है, यहाँ पर प्रेजेंट है और यहाँ पर एब्सेंट है, दोनों जगह। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर इंसुलेशन जो है वो इसके बराबर ही प्राप्त हो रहा है, पर यहाँ पर तापमान बढ़ जाते हैं, यहाँ पर तापमान उतने नहीं बढ़ पाते। क्लियर? ये चीज जरा, ये फेनोमेना ध्यान रखें। तो हमने क्या देखा, तो क्लाइमेटिक कंडीशंस पे हमने सबसे पहले लोकेशन शो करने के बाद हमने इंसुलेशन को बताया। इंसुलेशन हाई रहता है और यहाँ पर उसकी वजह से यहाँ तापमान इक्वेटर पर कम और इसके ऊपर 10 से 20 के बीच में तापमान उतने क्यों नहीं बढ़ पाते, ये हमने आज कारण देख लिया। ठीक है, आगे चलो। अब मैंने बताया था कि ये जो सिचुएशन है टेम्परेचर की, प्रेशर की, रिलेटिव ह्यूमिडिटी की, रेनफॉल की, ये कैसी है, इसका नेचर कैसा रहता है, यहाँ पर इन सबका नेचर कैसा रहता है, चेंजेबल रहता है। ठीक है, क्यों, सन्स पोजीशन की वजह से, सन्स की पोजीशन की वजह से। आइए देखिए, इधर देखिए, अगर 20 डिग्री उत्तरी गोलार्ध के लैटिट्यूड पर सन क्या है, परपेंडिकुलर। चलो मान लेते हैं हम 21 जून का समय मानते हैं, जब सन क्या करता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर परपेंडिकुलर होता है, तो इसका मतलब उत्तरी गोलार्ध पर परपेंडिकुलर है। तो क्या होगा, 20 क्या है, 23.5 से कोई बहुत दूर थोड़ी है, दक्षिण में की थोड़ी सी रहती है, तो क्या है, यहां पर भी गर्मी होगी। तो उस सिचुएशन में जब 21 जून पर उत्तरी गोलार्ध पर सन क्या है, परपेंडिकुलर होगा, तो क्या देखने को मिलेगा आपको, आपको इस सिचुएशन में यहां पर समर देखने को मिलेगा, समर होगी। इसका मतलब क्या होगा, टेम्परेचर आपको हाई देखने को मिलेंगे, लगभग 30 से 35, 36 तक आप चले जाते हैं टेम्परेचर, तो टेम्परेचर हाई देखने को मिलेंगे। और प्रेशर कैसा होगा, लो देखने को मिलेगा। और आप देखेंगे कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम होगी, इस वक्त 40 से 50, ठीक है, प्रतिशत। ड्राइनेस देखने को मिलेगी। एवरेज रेनफॉल अगर आप पकड़ेंगे इस पूरी जोन का यहां से यहां तक का पूरा सवाना का, तो आप देखेंगे लगभग 75 सेंटीमीटर पर ईयर, ज्यादा बारिश नहीं होगी। ठीक, और अब देखिए जब यहां पर 21 जून को यहां पर परपेंडिकुलर है, तो क्या होगा,
यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु, तो इसके अपोजिट क्या होगा, यहाँ पर विंटर होगी, और विंटर होगी तो टेम्परेचर कैसे होंगे, लो, प्रेशर कैसा होगा, हाई, रिलेटिव ह्यूमिडिटी कैसी होगी, बढ़ी हुई होगी 80 से 90%। रेनफॉल क्या होगा, यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ऊपर यहाँ पर क्या है, ड्राइनेस, यहाँ पर आप देखेंगे रेन। क्लियर। और इसी का ठीक उल्टा कर दीजिए, जब सन किस पर हो, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे परपेंडिकुलर, तो यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ समर तो ऊपर विंटर, सिचुएशन ये रहेगी सेम। क्लियर। तो ये जरा ध्यान रखिएगा। तो इससे क्या हुआ, सन की पोजीशन के आधार पर हमने क्या देखा, हमने टेम्परेचर, प्रेशर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी और रेनफॉल में हमने क्या देखा, परिवर्तन देखा। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा है कि नेचर कैसा रहेगा, इन सब का चेंजेबल रहेगा सन पोजीशन की वजह से। क्लियर। तो हमने ये भी देख लिया। विंड कैसी चलती है, तो भाई देखिए क्या है विंड, आप देखें इक्वेटर बीच में 23.5 से क्या चल के आती है नीचे इक्वेटर की तरफ, उत्तरी गोलार्ध की ट्रेड विंड, और 23.5 दक्षिणी यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से क्या चल के आती है इक्वेटर तक, सदर्न हेमिस्फीयर की ट्रेड विंड। तो क्या देखने को मिला हमें, विंड, नॉर्दर्न ट्रेड विंड्स एंड सदर्न ट्रेड विंड्स, ये ट्रेड विंड्स आते हैं, ये चलते हैं। क्लियर हुई बात। तो ये आप जरा ध्यान रखिएगा। ठीक, चलो, तो ये इतनी चीज हमने देख ली। तो हमने क्लाइमेटिक कंडीशंस देखी, और क्लाइमेटिक कंडीशंस हमारी हो गई, और अगर क्लाइमेटिक कंडीशन से प्रश्न बनता है तो इनके आधार पर ही बनेगा, और आप इस चीज का जरा अपना दिमाग में इस चीज को बैठा के रखिए। ठीक है। तो क्लाइमेटिक कंडीशन देखिए। ठीक, चलो, और एक चीज और ध्यान रखिएगा कि यहाँ तो क्लाउड, ब्लैंकेट ऑफ क्लाउड इक्वेटर पर तो है ही, पर यहाँ पर ब्लैंकेट ऑफ क्लाउड जो है नहीं होता है, नहीं बनते हैं उसमें। ठीक है। तो क्या होगा, तो यहाँ पर आप विजिबिलिटी ऑफ स्काई क्या देखने को मिलेगा, क्लियर रहती, इसीलिए तो हीट आती जाती रहती है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब अगर अगला क्वेश्चन यहां से आ जाए, तो हमने पहले एक क्वेश्चन ये देखा, एक क्वेश्चन वो देखा। अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, देखिए एक्सप्लेन सवाना सॉइल। तो सवाना सॉइल को कैसे करोगे एक्सप्लेन, तो सबसे पहले क्या करोगे, सवाना सॉइल को एक्सप्लेन करने के लिए सबसे पहले तो अगर लिखने को आए तो लोकेशन डालोगे और इस तरह से ये बना दोगे, फिर तुरंत आ जाओगे किस पर, एनुअल रेनफॉल कितनी देखी आपने, 75 सेंटीमीटर पर एनुअल। ठीक है, आपने देख ली। इसकी वजह से क्या होता है, लेटराइजेशन का प्रोसेस वीक होता है। ठीक, क्योंकि लेटराइजेशन प्रोसेस तब हाई रहता है जब बारिश बहुत अधिक होती है, जिसके कारण सरफेस के जितने भी इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं वो वाटर की हाइड्रोलिक एक्शन की वजह से खुलकर नीचे की ओर चले जाते हैं, निचली सतहों में जाकर के एक्यूमुलेट हो जाते हैं। तो ये क्या है, यही था लेटराइजेशन, लीचिंग। ठीक है, और ये सारी चीजें, ये क्वालिटी कहाँ की है, ये क्वालिटी है इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट। ठीक है, इसीलिए लेटराइट सॉइल वहां पे मिलती है, ये हमने देखा, पीछे वाले लेक्चर में हमने डिस्कस भी किया था। बट सवाना सॉइल में लेटराइजेशन प्रोसेस वीक है, यानी ये है ही नहीं, लगभग ना के बराबर है, क्योंकि रेनफॉल नहीं, पानी नहीं, एनुअल रेनफॉल 75 सेंटीमीटर। तो जब पानी नहीं होगा तो क्या होगा, पर्कुलेशन नहीं होगा, वो जाएगा ही नहीं अंदर, और जब अंदर नहीं जाएगा तो क्या होगा, उसका घोलीकरण करेगा नहीं, पानी बहुत कम है, तो क्या होगा, जो मिट्टी की ऊपरी सतह में जितने खनिज हैं वो ऊपर ही रह जाएंगे, वो उतने जब वो जाएंगे ही नहीं अंदर। तो मिट्टी की क्या होगी, मिट्टी में खनिज कैसे, इंपॉर्टेंट खनिज कैसे रह मिलेंगे, प्रचुर मात्रा में मिलेंगे। तो मिट्टी कैसी होगी, मिट्टी हो जाएगी मिनरल रिच, और मिनरल रिच जो मिट्टी होती है, तो मिनरल रिच होने के लिए भी एक फेनोमेना है,
जो कि कम बारिश के क्षेत्रों में होता है उसको बोलते हैं कैल्सिफिकेशन। तो सवाना टाइप ऑफ क्लाइमेट में जो मिट्टी है उसमें लेटराइजेशन का प्रोसेस वीक होता है, बट कैल्सिफिकेशन का जो प्रोसेस होता है ये हाई रहता है। और कैल्सिफिकेशन का प्रोसेस जब हाई रहता है तो इसमें मिट्टी के जो इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं वो निचली सतहों तक नहीं जा पाते हैं जल में घुलकर, और मिट्टी इसीलिए क्या हो जाती है, मिनरल रिच हो जाती है मिट्टी। क्लियर? तो आप देखिए सॉइल कैसी हो जाती है, मिनरल रिच, कैल्शियम और फास्फोरस बढ़े हुए मिलेंगे। तो उससे क्या होगा, बट ईश्वर ने, प्रकृति ने हर किसी की क्या कर रखी है, टांग खींच रखी है। ठीक है? जिसके पास पाचन क्षमता है उसकी जेब में पैसा नहीं, उसके पास खाने को नहीं, और जिसके पास में पैसा है, जिसकी जेब में बहुत पैसा है, पर उसके पास उतना मजबूत पाचन तंत्र नहीं है, वो कुछ पचा ही नहीं पा रहा, तो वो उसको डॉक्टर ने मना कर रखा है खाने के लिए। तो ठीक उसी तरह से अब यहां पर क्या था, यहां पर लेटराइजेशन था, तो क्या थी, मिनरल से लैक कर रही थी सॉइल, और यहां पर क्या हो रहा है, कैल्सिफिकेशन है, मिनरल रिच है। ठीक है? पर मिनरल रिच होने के साथ साथ आप एक चीज और देखिए कि यहाँ स्कार्सिटी ऑफ वाटर है, पानी की कमी है, और जब पानी की कमी है तो क्या हो गया, प्रोडक्टिविटी ऑफ सॉइल वीक, वो कम हो गई, और जब प्रोडक्टिविटी ऑफ सॉइल वीक हो गई तो वहां पर क्या मिलेगा, वहां पे भाई बहुत भारी भारी तो मिल नहीं पाएंगे। तो लीजिए, तो वहां नेचुरल वेजिटेशन के नाम पे क्या मिलेगा, कटीली झाड़ियां, घासें। तो आप देखिए वहां क्या पाई जाती हैं, घासें, ग्रासेस, और उन ग्रासेस को क्या कहते हैं, सवाना ग्रासेस। और सवाना ग्रासेस क्या कर रही हैं, ठीक है, पानी की कमी है, तो ज्यादा पानी नीचे से जा ही नहीं रहा, ले ही नहीं पाती, तो क्या है, उनमें जो न्यूट्रिशन का लेवल होता है सवाना ग्रासेस में वो इसीलिए कम हो जाता है। तो न्यूट्रिशन लेस ग्रासेस होती हैं सवाना ग्रासेस, कठोर होती हैं बहुत। ठीक है? ये घासें बहुत सख्त, मुलायम नहीं होती, क्यों, मिट्टी में पानी नहीं, जब पानी नहीं तो जो इनमें पौधे के अंदर भी ये सब जल कहाँ जाएगा, जाता तो सिर्फ रूट्स के माध्यम से, पानी के माध्यम से ही, और जब पानी है ही नहीं तो क्या होगा, उनमें न्यूट्रिशन क्या आएंगे, कहाँ से होंगे। चलो, तो क्या हुआ, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो एक्सप्लेन करते वक्त सवाना सॉइल को आप ये चीज ध्यान रखेंगे, चाहे वो प्री पे आ जाए तो आप कैल्सिफिकेशन को ध्यान रखेंगे, लेटराइजेशन प्रोसेस वीक रहता है, ठीक है, या ना, ठीक है, या नहीं होता, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो हमने 3 क्वेश्चन देखे, लोकेशन, क्लाइमेटिक कंडीशन और सवाना सॉइल। तो सवाना सॉइल भी कंप्लीट हो गया। अब आपसे जब सॉइल देख लेगा तो क्वेश्चन करेगा, अगला क्वेश्चन हो सकता है एक्सप्लेन सवाना वेजिटेशन। सवाना का वेजिटेशन पर आपसे प्रश्न आ जाए, चाहे लिखने को चाहे वो प्री में, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले लोकेशन बता देंगे, फिर क्लाइमेटिक फैक्टर्स बताएंगे, और क्लाइमेटिक फैक्टर्स में क्या क्या पकड़ेंगे, इंसोलेशन सबसे पहले पकड़ेंगे, टेम्परेचर पकड़ेंगे, रेनफॉल पकड़ेंगे, रिलेटिव ह्यूमिडिटी पकड़ेंगे, ठीक है, और आप क्या बताएंगे, ये सारे के सारे क्या है, चेंजेबल नेचर के हैं, क्यों, सन्स की पोजीशन की वजह से, ये ध्यान रखिएगा। और क्या है, यहाँ स्कार्सिटी ऑफ वाटर देखी जाती है, और स्कार्सिटी ऑफ वाटर है तो उसके हिसाब से जो पेडोलॉजिकल फैक्टर्स होंगे, मिट्टी को बनने में सहायक जो भी तत्व है वो कमजोर हो जाए। ठीक है, हो सकता है वो क्या हो, मिनरल तो रिच हो पर स्कार्सिटी ऑफ वाटर की वजह से प्रोडक्टिविटी कम हो गई उसकी, तो क्या होगा, तो प्रोडक्टिविटी ऑफ सॉइल कैसी देखने को मिलेगी, वीक, और वीक की वजह से हमको नेचुरल वेजिटेशन के नाम पर क्या देखने को मिलेगा, सवाना का ग्रासलैंड। और सवाना का ग्रासलैंड क्या है, इस ग्रासलैंड की कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए, ठीक है, इन घासेस की, तो ये कैसी होती है, बहुत सख्त, हार्ड, इन्हें स्टेपी टाइप ऑफ ग्रासेस भी बोलते हैं, और ये न्यूट्रिशन लेस होती है। लीजिए खत्म हो गया।
सवाना वेजिटेशन कंप्लीट हो गया। इतना ध्यान रखिएगा, इसको 150 से 250 शब्दों में आप बहुत आराम से लिखते हैं, है ना। अब देखिए, अब अगर अगला क्वेश्चन पूछते एक्सप्लेन सवाना बायोम, बायोम पर पूछते तो याद रखना बायोम किससे मिलकर बना, बायोम वहां के नेचुरल वेजिटेशन और एनिमल्स से मिलकर बना है। तो आप वो यहाँ पर फोकस आपका इन पे मान रहा है कि वहां पर स्पीशीज एनिमल्स की और प्लांट्स की कौन कौन सी, ठीक है। तो आप देखिए, तो भाई देखो नेचुरल वेजिटेशन के नाम पे तो वहां कुछ है ही नहीं, ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखना। तो नेचुरल वेजिटेशन के नाम पे जब वहां कोई चीज नहीं है तो आप क्या देखेंगे कि वहां पर ये बहुत बड़े लैंड हैं और चेंजेबल नेचर के हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर जब सन परपेंडिकुलर होता है तो उस क्षेत्र में सूखा, तो वहां का जीव नीचे की तरफ आने लगता है किसकी तरफ, माइग्रेट करता है नीचे की तरफ, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की तरफ बढ़ेगा। वैसे तो ये क्या ये लोकल ही माइग्रेशन करते हैं, तो ये नीचे की तरफ बढ़ेगा। और जब सन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर परपेंडिकुलर होगा तो यहां सूखा, तो यही माइग्रेट करके जो ऊपर से नीचे आए थे तो यही फिर उत्तर की तरफ चले लगते हैं। तो ये माइग्रेशन वर्ष भर देखने को मिलता है जीवों को, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध से दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध, बस 20 to 20 यही इसी में ये माइग्रेट करते हैं, ठीक। तो आप ये चीज जरा ध्यान रखिएगा। तो और ये जो माइग्रेशन है मोस्टली अफ्रीका में आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि अफ्रीका एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसमें 20 से 20 का जो क्षेत्र है वो इस कॉन्टिनेंट के ऊपर ऊपर आ जाता है, और इसीलिए वर्ल्ड की सबसे बड़ी जो सेंचुरीज हैं, ठीक है, वाइल्ड सेंचुरीज जितनी भी है वो आप देखेंगे कि यहीं इसी बेल्ट में बीच में। और आप ये भी देखेंगे कि वर्ल्ड इतने बड़े ग्रासलैंड्स हैं, इतने बड़ा मैदानी क्षेत्र है कि इसमें आप देखेंगे कि लगभग लास्ट के 6 माह लगभग रेनी सीजन रहता है, वो भी अपोजिट डायरेक्शन में आप देखेंगे। तो आप क्या पाएंगे कि इस 6 माह में आप ये देखेंगे कि एनिमल्स का जो माइग्रेशन है वो वर्ल्ड में सबसे बड़ी संख्या में और सबसे लंबा डिस्टेंस अगर कहीं माइग्रेट होता है, ठीक है, प्रवास करते हैं तो इसी सवाना बेल्ट में ही करते हैं। अब जैसे ब्रेंडबीज है, जेब्रास है, ठीक है, कुछ एंटीलोप्स उनके साथ हैं, ठीक है, ये क्या काम करते हैं, ये सबसे बड़ा माइग्रेट करते हैं, वो सवाना में ही करते हैं, ठीक है। और आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको वर्ल्ड में कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या देखने को मिलेगी, स्पीशीज देखने को मिलेगी एनिमल्स की। तो एनिमल्स में स्पीशीज अगर आप देखें तो अफ्रीकन बुश एलिफेंट देखने को मिलेगा, ठीक है, ये वर्ल्ड में सबसे बड़ा मैमल है, ठीक है, कहाँ, लैंड पर रहने वाला है, ध्यान रखना, ठीक है। तो लैंड पर रहने वाला सबसे बड़ा मैमल अगर आप देखें वो क्या, अफ्रीकन बुश एलिफेंट, वो आपको यहाँ सवाना क्षेत्र में ही देखने को मिलता है। फिर आप देखें जो भारत में चीता आए हैं, तो चीता का घर तो सवाना ही है, यही सवाना ही तो है। और इस टाइप का क्लाइमेटिक कंडीशन कहाँ, आपके एमपी में पाया जाता है। ऊना नेशनल पार्क आपने देखा, वहां चीता रखे हैं, तो इसीलिए वो वहां सीधे सवाना से आकर के सीधे वहां गए एमपी के। तो चीता कहाँ है, बेसिकली चीता कहाँ से बिलोंग कर रहा है, सवाना से कर रहा है। पहले तो जब ये सब एक कॉन्टिनेंट लगभग मिले हुए थे तो चीता तो खैर भारत में भी था, ठीक है, भारत में भी चीता पाया जाता था। तो पर अभी नाव की अगर बात करें तो चीता का अगर घर है तो सवाना ही है, ठीक, सवाना रह गया। लॉइन अगर आप देखें, जिसको आप बबर शेर या शेर बबर कहते हैं, उसका अगर होम टाउन कह लीजिए तो वो भैया सवाना ही है, होम सिटी कह लीजिए
होम कंट्री कह लीजिए तो उसकी सवाना ही है, तो लॉइन भी वहीं मिलता है। अच्छा, फिर उसके बाद देखिए एक कैरेकल कैट है, बड़े लंबे कान होते हैं उसके, ठीक है, तो वो कैरेकल कैट वो यहाँ मिलती है, ठीक है, बहुत निपुण है शिकार में। फिर आप देखिए जिराफ यहीं मिलता है, जेब्रा यहीं मिलते हैं, राइनोज यहीं मिलते हैं, ठीक है, और राइनोस मतलब वही राइनोसॉरस ये यहाँ मिलते हैं, पर ऐसा नहीं है कि राइनोस यहीं मिलते हैं, राइनोस हमारे इंडिया में भी कहाँ, मेनली काजीरंगा। फिर देखिए आप गैजल्स हैं, गैजल्स क्या होता है, ये गैजल्स का मतलब होता है ये हिरन ही है, छोटे हिरन गैजल्स, ठीक है। और सबसे बड़ा इसका डियर्स का यानी गैजल्स के सबसे बड़ी प्रजाति ब्रंडपीज जिनको बोलते हैं, तो वो ब्रंडपीज हैं। हाइनाज हैं, ये यहीं मिलते हैं, ठीक है। और एक चीज और, ऑस्ट्रिच शुतुरमुर्ग यहाँ मिलता है इस सवाना में, ठीक है। और यही क्या है, वर्ल्ड में सबसे बड़ा माइग्रेटरी जोन भी यही है एनिमल स्पीशीज का, तो आपको पता ही क्यों करते हैं। और फिर आप देखें कि अगर स्पीशीज पर अगर प्रश्न हो तो यहाँ पर देखा जाए तो एक सबसे इम्पॉर्टेंट नेचुरल वेजिटेशन में एक ट्री यहाँ पाया जाता है जिसका नाम है बूबाब ट्रीज, BOOBAB, बूबाब ट्री। ये जो बूबाब ट्री है इसकी खासियत है कि ये इसके तने में जल रहता है, एकत्रित रहता है, और इसको जो हाथी है वो ही इतना कैपेबल है कि इसको इसमें से इसके जल का प्रयोग कर पाता है, और फिर उसके बाद वो उसको चीड़ फाड़ देता है इसके तने को, तो जल जो थोड़ा इसके अंदर से आता रहता है, तो वहाँ पर जो छोटे पक्षी हैं या छोटे और जीव हैं तो वो भी थोड़ा बहुत उस स्कार्सिटी के सिचुएशन में उसका थोड़ा वो भी सेवन कर पाते हैं। तो ये मैंने कुल मिला करके, और एक चीज़ हाँ ध्यान रखिएगा कि इस क्षेत्र में लाइटनिंग, बिजली की कड़कने गिरने की वजह से फायर्स, आग भी लगती है काफ़ी, और जिसकी वजह से जो इजीली वहाँ से पलायन कर सकते हैं वो तो वहाँ से भागते ही हैं, पर जो नहीं कर पाते हैं वो क्या, बिल बना करके अंदर मिट्टी में चले जाते हैं, ठीक है। अंदर वो तभी बाहर आते हैं जब आग वहाँ से बुझ चुकी होती है या आगे बढ़ चुकी होती है। तो ये कुल मिलाकर के मैंने आपको जिस तरह से मैंने इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट को पूरा 5 प्रश्न बनाए थे प्री कम मेंस सभी परीक्षाओं के लिए जो भी मैंने बोले हैं, ठीक है, वनडे से लेके नेट से लेके पीजीटी टीजीटी सभी स्टेट्स का पीसीएस प्री कम मेंस प्लस यूपीएससी के द्वारा आने वाली सभी परीक्षाएं जो कि जहां पर जीएस पूछा जाता है प्री कम मेंस के ऊपर, वो सब इस वीडियो को ठीक से देखते रहें और रोक रोक के देखें, पॉज करें, फिर नोट्स बनाएं, कोई कंफ्यूजन है फिर से पूछें, ठीक है, कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, नहीं तो पिछला वीडियो भी देखें और इस वीडियो के साथ उसको लिंक करके अपने नोट्स बनाइए, ठीक है। और इसमें भी देखिए पूरे उसी तरह से 5 क्वेश्चन तैयार किए हमने, पहला लोकेशन पर, फिर उसके बाद क्लाइमेटिक कंडीशन पर, फिर वेजिटेशन पर, फिर उसके बाद आप देखिए सॉइल पर, फिर उसके बाद बायोम पर, ठीक है। तो कितने हो गए देख लीजिए, 1 2 3 4 5, ठीक, पूरा। तो आशा करता हूं ये वीडियो आपके लिए जिस उद्देश्य से मैंने बनाया है ये अपने उद्देश्य में सफल हो और आप लोग इसका देख करके भरपूर फायदा उठाइए, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।